बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। आप लोग 8 क्लास के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं? आप आवाज सुन पा रहे होंगे। ये सब 8 क्लास के हैं। 8 क्लास के 2 बैच है। एक बैच है सुबह 7 बजे से लेकर के आपको 11:30 बजे तक चलता है, और दूसरा जो है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं 2 बजे से लेकर के 5 बजे वाला समय में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आइए सीखते हैं आगे। हम लोग सीखते हैं क्या चीज के बारे में? तो हम लोग सीखते हैं, हम लोग अध्याय 2 में थे, साइंस में थे, अध्याय 2 में, जिसका नाम था सूक्ष्म जीव। क्या नाम था? सूक्ष्म जीव। और उसमें हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिए थे। और सूक्ष्म जीव 5 तरह के होते हैं, बताए हैं हम आप लोगों को। पहला बताए थे आप लोगों को बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने बताया था आपको शैवाल के बारे में। उसके बाद कवक के बारे में पढ़ाए थे ना, यानी कि 3 के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था। कितने के बारे में पढ़ लिया था? 3 के बारे में। 2 और बाकी हैं। एक आज हम लोग पढ़ लेते हैं वायरस के बारे में, और दूसरा पढ़ लेते हैं हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में। तो 5 वायरस हो जाएगा। तो आज हम लोग 2 वायरस के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में आप लोगों का भोजन संरक्षण पढ़ना है। अगर होगा समय तो आज पढ़ा देंगे, नहीं होगा तो अगला पार्ट में पढ़ा देंगे, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग अभी विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वायरस। क्या पढ़ेंगे? वायरस। वायरस जिसको हम लोग कहते हैं विषाणु। जिसको क्या कहते हैं? विषाणु। आज उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, है ना, बढ़िया से पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, इसके लिए, है ना, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। तो चलिए, वायरस है क्या चीज? वायरस बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है ना, कि हम लोग लगभग उसको माने एकदम निर्जीव मान लेते हैं। हम लोग निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी को वायरस मानते हैं। कि क्यों भाई? तो इतना ना सूक्ष्म है कि उस पर अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। तो हम वायरस के बारे में इतना ही लिखेंगे या इतना ही बताएंगे हम आपको कि वायरस अति सूक्ष्म ऐसे पदार्थ हैं। वायरस अति सूक्ष्म ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रचना एक निर्जीव कण की तरह होता है। कैसे होता है? एक निर्जीव कण की तरह होता है, समझे कि नहीं? और इसको अगर देखना होगा तो आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं, जो अपने से भी 40,000 गुना बड़ा करके किसी वस्तु को दिखाने की क्षमता रखता है। उनसे दिखाई भी दे सकता है और नहीं भी दिखाई दे सकता है। और इस बात को समझ लीजिए कि ये ज्यादातर माने सक्रिय होते हैं अगर ये सजीव के, निर्जीव की बात नहीं कर रहे हैं, सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाए तो ये सक्रिय हो जाते हैं। वैसे तो ये हर जगह, जहां जहां भी आप हैं, सब जगह, जल हो, वायु हो, मिट्टी हो, है ना, जीवित प्राणियों के शरीर इत्यादि में पाए जाते हैं वायरस, समझे कि नहीं? और इनमें जो है ना, मैंने आपको इनके बारे में अगर विस्तृत जानकारी हम आपको बताएंगे तो आपको बता देते हैं कि इनके कोशिका अंगक, साथ ही उपापचयी एंजाइम तक के नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? अब आप ही बताइए कि जिनका कोशिका अंगक या उनका मैंने उपापचयी एंजाइम अगर नहीं होगा तो हम लोग इनको आखिर क्या कहेंगे, है ना? इनको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, समझे कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब होता है, मेरा मतलब है ये है कि ये इतना ना सूक्ष्म है, और जब ये किसी शरीर के अंदर में होते हैं तो सजीव की तरह अपनी संख्या में वृद्धि तथा गुणन करने लगते हैं। लेकिन अगर ये वायु में हो, अगर ये मैंने और अन्य जगह पर हो, तो ये बिल्कुल निर्जीव की तरह हो जाते हैं। तो जब शरीर में बैठे, शरीर में आ जाए तो सजीव की तरह, और अगर अलग में रहे तो निर्जीव की तरह। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं, है कि नहीं? इनको कहना बहुत मुश्किल है कि ये सजीव है कि निर्जीव है कि नहीं? इतना ये होता है। और वायरस बहुत खतरनाक है, बहुत सारी बीमारियों को ये क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। कौन? वायरस। कुछ वायरस लाभदायक भी हैं और हानिकारक तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, हानिकारकों की संख्या इसकी बहुत ज्यादा है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। कैसे अध्ययन करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले है कि वायरस अति सूक्ष्म ऐसे पदार्थ हैं। वायरस अति सूक्ष्म, है ना, वायरस अति सूक्ष्म ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ हैं, अति सूक्ष्म ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रचना एक निर्जीव कण की तरह होती है, जिनकी रचना एक निर्जीव कण की तरह होती है।
निर्जीव कण की तरह होती है। क्लियर हो गया? पहली बात इसके बारे में हम लोग समझे, वायरस के बारे में। दूसरी बात समझते हैं, इन्हें केवल कैसे देखा जा सकता है? तो इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई दिक्कत है? और क्या है वायरस के बारे में, और क्या हम लोग जानेंगे? तो ये आपके हर जगह, ये आपके हर जगह, ये हर जगह, हर जगह बोले तो वायु, जल, मिट्टी, जीवित है ना, माने कैसे लिख सकते हैं? मिट्टी, वायु, जल, मिट्टी जीवित प्राणियों के शरीर में पाए जाते हैं। जीवित प्राणियों के शरीर में, है ना, शरीर में पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है सब? पाए जाते हैं, समझे कि नहीं? अब इनके बारे में थोड़ा अंदर की बनावट देख लीजिए। तो इनमें क्या होता है? कोशिका अंगक, इनमें कोशिका अंगक और उपापचयी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इनकी बनावट हम बता रहे हैं। इनकी एक अपनी एक निश्चित माप कह सकते हैं, आकृति तथा विशेष संरचना होती है। इनकी अपनी एक विशेष माप, आकृति है कि नहीं? माप बोलिए, आकृति बोलिए, है कि नहीं? या विशेष संरचना कहिए, विशेष संरचना होती है। विशेष क्या होती है? संरचना होती है। आपको अगर वायरस के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा तो ये सभी बातें आप इसमें लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? इनमें आप पाया क्या जाता है? तो इनमें प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल है कि नहीं? न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के, डीऑक्सीराइबोक्सिलिक न्यूक्लिक अम्ल और राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए जिसको बोलते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल इनमें होते हैं, समझे कि नहीं? ये आपको नजर तभी आएंगे जब ये किसी जीवित कोशिका में होंगे। और जीवित कोशिका में कैसे होंगे? तो परजीवी की तरह होंगे। परजीवी मतलब दूसरे जीव पर आश्रित होंगे, यानी कि उससे भोजन करेंगे, बदले में उसको हानि करेंगे, बदले में उसको क्या दे देंगे? हानि दे देंगे। अपने लाभ लेंगे, दूसरे को क्या कर देंगे? हानि दे देंगे। तो हम इस बात को भी जिक्र कर सकते हैं, क्या जिक्र कर सकते हैं कि ये हमेशा, है कि नहीं, ये हमेशा किसी जीवित कोशिका में, है कि नहीं, ये हमेशा किसी जीवित कोशिका में, ये हमेशा किसी जीवित कोशिका में कैसे रहते हैं? परजीवी की भांति रहते हैं। कैसे रहते हैं? परजीवी की भांति रहते हैं, परजीवी की भांति रहते हैं। समझ में आ रही है बात? परजीवी की भांति रहते हैं, माने दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसके बदले उसको हानि पहुंचाते हैं, समझे कि नहीं? अगर ये बाहर रहे, अगर देखिए जीवित कोशिका में परजीवी की तरह है, अगर ये बाहर रहेंगे तो बिल्कुल निर्जीव कण के समान होंगे। अगर वायुमंडल में घूम रहे हैं तो उस वायरस निर्जीव है एक तरह से, लेकिन जैसे ही वही वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो फिर जिंदा हो जाएंगे, है ना? जिंदा हो नहीं जाएंगे, माने जीवित की तरह काम करने लगेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगला पॉइंट में यही दे देते हैं हम, और क्या क्या लिख देते हैं। अभी तो हमने कहा कि अगर ये माने किसी जीवित कोशिका में रहेंगे तो परजीवी के समान काम करेंगे, परजीवी के समान काम करेंगे कि नहीं काम करेंगे? अब बाहर में, तो बाहर में एक निर्जीव कण के समान होंगे। बाहर में कैसा होंगे? निर्जीव कण के समान।
निर्जीव कण के समान होते हैं, निर्जीव कण के समान होते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लियर? कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, इन्हीं विशेषता के कारण, एक तरह से विशेषता ना हुआ जी, कि बाहर में है तो निर्जीव की तरह और किसी शरीर में प्रवेश कर गए तो सजीव की तरह काम कर रहे हैं। तो यह निर्जीव है कि सजीव है कहना बहुत मुश्किल है कि नहीं? तो इन्हीं विशेषता के कारण इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहा जाता है। इन्हीं विशेषता के कारण इन्हें अकोशिकीय क्या कहा जाता है? अकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। क्लियर हो गया? अकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और इन्हीं विशेषता के कारण इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी समझते हैं इसको। पूर्णतः इसको सजीव भी नहीं कह सकते हैं और पूर्णतः इसको निर्जीव भी नहीं कह सकते हैं। अगर ये सजीव है तो सजीव है तो बाहर में भी इसकी संख्या में गुणन तथा वृद्धि करना चाहिए, अपनी संख्या में इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। समझेंगे नहीं? तो अब बाहर में नहीं कर रहा है इसका मतलब कि सजीव नहीं है। अगर उसको निर्जीव बोलते हैं तो फिर शरीर के अंदर में किसी के जीवित कोशिका में चल जाता है तो कैसे बढ़ोतरी कर रहा है? कहीं निर्जीव जो है अपनी संख्या में बढ़ोतरी करता है? नहीं करता है। तो फिर बढ़ा कैसे रहा है? तो है ना दोनों में दिमाग लगाने वाली बात है। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, बीच की कड़ी कहते हैं, है कि नहीं? निर्जीव और सजीव दोनों के बांध करके रखे हुए हैं, है ना? इसको आप पूर्णतः निर्जीव भी नहीं कह सकते हैं और पूर्णतः सजीव भी नहीं कह सकते। दोनों के बीच की एक कड़ी की तरह काम करता है। कौन? वायरस। कौन? वायरस। समझ में आ गया बात कि नहीं आ गया? प्रत्येक वायरस से सजीव, प्रत्येक वायरस से सजीव, प्रत्येक वायरस को आप लोग देखेंगे तो प्रत्येक वायरस से सजीव कोशिका में पाए जाने वाले, सजीव कोशिका में पाए जाने वाले पाए जाने वाले हमने बताया ना कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि डीएनए और आरएनए का एक लंबा कुंडलित अणु होता है। तो पाए जाने वाले, है ना, पाए जाने वाले क्या चीज? डीएनए या आरएनए। न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी है, राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड है, एक राइबोक्सिलिक न्यूक्लिक एसिड है, का एक लंबा कुंडलित अणु होता है। सब इसकी संरचना बता रहे हैं। कुंडलित अणु होता है। समझे कि नहीं? और जो कुंडलित अणु है चारों तरफ से वायरस के, तो ये करता क्या है? तो ये अणु चारों ओर से प्रोटीन अणुओं के बने एक आवरण से घिरा रहता है। समझे कि नहीं? कैसे घिरा रहता है? प्रोटीन अणुओं के एक आवरण से घिरा हुआ रहता है। तो यह अणु चारों ओर से, चारों ओर से क्या चीज का? प्रोटीन अणुओं से। कैसे? तो प्रोटीन अणुओं के बने एक आवरण से, बने एक आवरण से क्या रहता है? घिरा हुआ रहता है, घिरा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? घिरा हुआ रहता है। इसमें न तो वृद्धि होती है, समझेंगे नहीं? इस आवरण में क्या होता है? न तो वृद्धि होती है, न उद्दीपन होता है। उद्दीपन समझते हैं? आपके समझने से, जैसे पैर में कांटा गड़ गया तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में प्रतिक्रिया होना उद्दीपन है कि नहीं? या आप दौड़ते हैं तो जीभ का तुरंत बाहर निकल जाना उद्दीपन है कि नहीं? आप किसी चीज को देख करके उस पर, है ना, आपके चेहरे का रिएक्शन क्या है? उद्दीपन है कि नहीं? तो ये सब जो उद्दीपन है, तो ये सब मैंने आपको वही बता रहा है कि इसमें ना तो वृद्धि होती है ना, इसमें ना तो
वृद्धि होती है, इसमें न तो वृद्धि होती है, अनुभूति कह सकते हैं उसको, है कि नहीं, वृद्धि होती है, और न ही क्या होता है, उद्दीपन, और न ही क्या होता है, उद्दीपन। परंतु जीवित कोशिका में जैसे प्रवेश करेगा, बाहर है तो कोई प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन अगर यह विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर गया तो सजीव की भांति अपनी संख्या में वृद्धि करना शुरू कर देगा। समझ में आ गई बात है? जैसे ऐसे है, ऐसे वायरस है तो इसमें ना तो वृद्धि होगी और न ही किसी भी तरह का कोई उद्दीपन होगा, परंतु जीवित कोशिका में जैसे ही जाएगा, यानी कि आपके शरीर में जैसे ही घुसेगा या किसी जंतु के शरीर में घुसा वायरस, परंतु जीवित कोशिका में प्रवेश कर, जीवित कोशिका में प्रवेश कर। कोशिका काहे लिख रहे हैं? प्रत्येक जीव शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है, समझे कि नहीं? तो परंतु जीवित कोशिका में प्रवेश कर, जीवित कोशिका में प्रवेश कर क्या करने लगता है? अपने सजीव की भांति, किसके भांति? सजीव की तरह, सजीव के तरह या भांति, सजीव की भांति अपनी संख्या में क्या करने लगता है? वृद्धि करने लगता है, अगर वह जीव सजीव में नहीं है, मतलब जीवित कोशिका में नहीं है, बाहर है, तो न उसमें वृद्धि होगा न ही कोई क्रिया होगी। किसमें? वायरस में। लेकिन अगर वही वायरस किसी प्राणी में घुस गया तो फिर अपना कमाल दिखाना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। समझे कि नहीं? जैसे कोरोना क्या था? वायरस था ना। तो जब तक वो बाहर था तब तक आपको कोई डर नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको सांस के रूप में हम लोग अंदर लेते थे, वह पूरा अपने आप में फोटोकॉपी करना क्या कर देता था? शुरू कर देता था। अपनी संख्या में क्या करता था? बढ़ोतरी करना शुरू कर देता था। तो वायरस का यही काम है, वायरस का यही काम है। वायरस का कुछ नाम जान लीजिए। तो वायरस का जो नाम होता है, जो रोग होगा ना, कुछ रोग का हम नाम बताएंगे, वही रोगवा के नाम पर उस वायरस का रोग का नाम है। समझ में आ गई बात है? जो रोग हम बताएंगे उसी रोग के नाम पर किसका नाम है? वायरस का नाम है। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, इनका जो नामकरण है, इनका नामकरण, वायरस का जो नामकरण है, जीवों में उत्पन्न जो रोग है, जीवों में उनके द्वारा उत्पन्न रोग, जीवों में उनके द्वारा जो उत्पन्न रोग है, उत्पन्न क्या है? रोग। तो उत्पन्न रोगों के नाम पर आधारित है, उत्पन्न रोगों के नाम पर आधारित है। किसका नाम? विषाणु का नाम आधारित है। समझ में आ रहा है? यहां ध्यान दीजिएगा, वायरस का नाम किस पर आधारित है? तो वे जो रोग उत्पन्न करेंगे ना, वही रोगवा के नाम पर इनका नाम चलता है। कैसे? देखिए, हम इधर लिख रहे हैं बीमारी का नाम, इधर क्या लिख रहे हैं? बीमारी का नाम, और इधर लिख रहे हैं वायरस का नाम, वायरस का नाम। चलिए देखिए कैसे इनका नाम रहेगा, आप खुद जान जाइएगा। जैसे पोलियो, पोलियो है ना, पोलियो रोग होता है ना। पोलियो में क्या होता है? पोलियो किसी को मार देता है तो हाथ पर क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो इस वायरस का क्या नाम है? तो इस वायरस का नाम होगा पोलियो वायरस। इस वायरस का नाम क्या है? पोलियो वायरस। पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। समझ में आ रही है बात? इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होगा? तो इन्फ्लुएंजा वायरस से, इन्फ्लुएंजा वायरस से। आसान है नाम याद रखना, जो बीमारी वही नाम। रेबीज, जैसे कुत्ता उता काटता है तो क्या हो जाता है? रेबीज। तो रेबीज किस वायरस से फैलता है? रेबीज वायरस से। किस वायरस से? चेचक। तो चेचक के लिए कौन उत्तरदायी है? चेचक वायरस। कौन वायरस? चेचक वायरस उत्तरदायी है। समझ में आ रही है बात? गलफुल्ली, गलफुल्ली कौन वायरस? गलफुल्ली वायरस, गलफुल्ली वायरस। समझ में आ रही है बात? पीत ज्वर, पीत ज्वर कौन वायरस?
शीत ज्वर वायरस, देख रहे हैं ना, शीत ज्वर वायरस। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है, जल से आपको डर लगेगा, पानी से डर लगेगा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किस वायरस से, हाइड्रोफोबिया वायरस से, हाइड्रोफोबिया वायरस से। समझ में आ रही है बात है? उसके बाद आप देख लीजिए कैंसर, तो जितना भी तरह का कैंसर है वह उसके वायरस से होता है। कौन वायरस, कैंसर वायरस। अब आता है एड्स, तो एड्स का वायरस का नाम है HIV। क्या नाम है, एड्स। एड्स देखिए, एड्स AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, देखिए ध्यान से, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, और एस से क्या होता है, सिंड्रोम। एस से क्या होता है, सिंड्रोम। एड्स का नाम सुने हैं ना। एड्स जो होता है, आप कोई स्त्री अगर या कोई पुरुष अगर एक या दो, मैंने एक को छोड़ करके, है ना, बहुत सारे स्त्री अगर बहुत सारे मर्दों के साथ संभोग करते हैं, या है ना एक पुरुष बहुत सारे स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं, समझे कि नहीं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है ना, एड्स होने का खतरा रहता है। और उस एड्स से, उसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में होता क्या है कि एड्स आपके WC में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट को ही मार देता है। लिम्फोसाइट, वही लिम्फोसाइट जो हमेशा लड़ने के लिए रक्त में तैयार होता है, WBC में तैयार रहता है, याद है ना। WBC में लिम्फोसाइट पाया जाता है ना। लिम्फोसाइट माने एंटीबॉडी सब पढ़ाए होंगे ना, मोनोसाइट ये सब पढ़ाए होंगे ना। तो लिम्फोसाइट को ही मार देता है। और अगर आपके शरीर में WBC का लिम्फोसाइट मर गया तो एक छोटा सा भी बीमारी आपके शरीर में होगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लिम्फोसाइट लड़ता था और वही उसी को खा जाता है कौन, एड्स। उसी को खा जाता है कौन, एड्स, मार दिया। अब आपको सर्दी हो गया, ठीक है नहीं होगा। बुखार लग रहा है, कितना ही दवाई खा लीजिए, ठीक आपका नहीं होगा। समझ में आ गई बात ना। तो जख्म हो गया तो ठीक है नहीं होगा, और वही जख्म या सड़सड़ के आप मरिएगा, वही बुखार से आप रोज मरिएगा। तो एड्स में क्या होता है, एड्स में आदमी जब हो जाता है किसी को, तो आपको कोई बीमारी अटैक करेगा तो वो फिर जल्दी से ठीक नहीं, जल्दी से ठीक नहीं होने की बात ही नहीं है, ठीक है नहीं होगा, और उसी बीमारी से आप मर जाएगा। जैसे बुखारे से आप मर जाइएगा, समझे कि नहीं, बुखार ठीक है नहीं होगा, कुछ खाइएगा तो ठीक नहीं होगा। तो बहुत खतरनाक बीमारी है एड्स। तो एड्स जो होता है वह किस वायरस से होता है, तो ये होता है HIV वायरस से। इसका नाम है HIV। HIV का मतलब होता है इम्यूनो वायरस। HIV का मतलब क्या हो गया, इम्यूनो वायरस, समझे कि नहीं। इस वायरस से क्या हो जाता है, एड्स की बीमारी हो जाती है। तो एड्स बहुत खतरनाक है, इसलिए ज्यादा हम लोगों को चक्कर पकड़ करने की जरूरत नहीं है। अकेला पति, सभी लड़कियां अकेला पति के साथ रहिए, है कि नहीं भैया, तू ही पति परमेश्वर है, तोरे मानेंगे। और सारे लड़के भी जो रहेंगे वो पत्नी बरता रहेंगे, एक पत्नी पर ध्यान रखना है, दूसरा पत्नी पर ध्यान नहीं रखना है कि नहीं, तो आप सुरक्षित है ना। ये एड्स फैलता है कैसे, आप देखिएगा, जब भी आपको सुई दिया जाता है तो इंजेक्शन बदल दिया जाता है आपका ब्लड में, और दूसरा का एक ही सिरिंज से, है ना। वैसे व्यक्तियों को अगर ब्लड मैंने सुई दिया गया है जो पहले से एड्स से ग्रसित है, और वही इंजेक्शन का व्यवहार आपके लिए कर दिया जाएगा तो उससे भी एड्स हो जाएगा, समझे कि नहीं। या वैसे रोगी का खून जिसको एड्स हो गया है और वह आपके ब्लड में चढ़ जाएगा तो आपको भी एड्स हो सकता है। इसीलिए पूरी छानबीन के साथ, है ना, हम लोगों को ब्लड किसी का चढ़ाना चाहिए, समझे कि नहीं। और जब भी आपको इंजेक्शन लगे तो नया इंजेक्शन ही लगाइए, नहीं आप देखते हैं डॉक्टर बार बार चेंज कर देता है, तो आप लोग लगता है कि यही सुइया से फिर दूसरा का दवाइया काहे नहीं दे देते हैं, तो भैया उससे ये सब खतरा होता है। तो आपको बचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपने पढ़ा बीमारी का नाम और वायरस के नाम। अब इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल हम और वायरस का देते हैं, जैसे टीएमवी का मतलब होगा टोबैको मोजैक
वायरस, है ना। क्या नाम है इसका? टोबैको मोजैक वायरस, इसका नाम है टीएमवी, है कि नहीं। इससे तंबाकू में, है ना, टोबैको मोजैक नामक रोग होता है ना। तंबाकू में कौन सा रोग हो जाता है? टोबैको मोजैक नामक रोग। तो इस कौन वायरस से होता है उसमें? तो टीएमवी से, टोबैको मोजैक वायरस से। आलू में जो रोग हो जाता है तो वह होता है पोटैटो मोजैक वायरस से। किससे होता है? पोटैटो मोजैक वायरस से। समझ में आ रहा है बात? पोटैटो मोजैक वायरस, पोटैटो। अब मोजैक वायरस तो याद ही रहेगा, है कि नहीं। आलू में रोग हो जाता है, समझे कि नहीं। तो जो भी रोग ये सब होता है तो वही वायरस के नाम पर, है कि नहीं। आलू में हुआ तब पोटैटो मोजैक वायरस कहलाया, तंबाकू में हुआ तब टोबैको मोजैक वायरस कहलाया। क्लियर हो गया? तो ये सब को याद रखिएगा। तो ये सब तो हानिये वाला ना वायरस है, और रोग वाला जितना भी वायरस है ये सब हानिये ना वायरस है। तो आप न सिर्फ वायरस का नाम सीखे बल्कि आपने रोग का भी नाम सीख लिया, और साथ ही हानिकारक वायरस के भाई बारे में सीख लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं लाभदायक वायरस के बारे में। किसके बारे में? लाभदायक वायरस के बारे में। समझ में आ रही है बात जो पढ़ा रहे से? लाभदायक वायरस। कौन सा वायरस? लाभदायक, यूजफुल वायरस, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो लाभदायक वायरस, है ना, क्या है? तो देखिए, वायरस के द्वारा अगर कोई रोग उत्पन्न होता है, ध्यान से समझिएगा, वायरस के द्वारा अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसकी रोकथाम करने के लिए उन्हीं वायरसों की मदद से टीका का विकास हुआ है। समझे कि नहीं? लोहा लोहे को काटता है। समझ में आ गई बात ना? फिर से समझिएगा, अगर किसी वायरस से आपको रोग होने का खतरा है तो उस रोग से बचाने के लिए उसी वायरस का टीका आपको बनता है उसी वायरस से। समझे कि नहीं? लाभदायक हुआ कि नहीं हुआ? तो यही बात को लिखिए। पहला लाभ क्या हो गया? तो लिखेंगे वायरस द्वारा उत्पन्न, ध्यान समझिएगा, वायरस द्वारा उत्पन्न क्या चीज? कुछ रोगों के रोकथाम के लिए, कुछ रोगों के रोकथाम के लिए, कुछ रोगों के रोकथाम के लिए, समझे कि नहीं? कुछ रोगों के रोकथाम के लिए इन्हीं वायरसों की मदद से, इन्हीं वायरसों की मदद से क्या बनाया जाता है? टीका बनाया जाता है। टीका बनाया जाता है। लाभदायक हुआ ना जी? बनाया जाता है। दूसरा लाभ और क्या है? दूसरा लाभ क्या है कि नहीं? आपको याद होगा, चेचक का नाम सुने होंगे नहीं, जिसको आप माता जी कहते हैं। बहुत लोग बच्चा को हो जाता है, आप लोग को भी हो गया था एक बार, है कि नहीं? पहले नहीं हुआ है? बहुत सारा उस समय लहर चला था तो सबको चेचक हो जाता। कहाँ है भाई बच्चा जी? तो सर चेचक हो गए हैं उनको, मतलब माता जी हो गए हैं। तो चेचक, पोलियो, ये सब जो देखते हैं, चेचक है, पोलियो है, ये सब कैसे रोग हैं? तो वायरस जनित रोग है। कैसे रोग हैं? वायरस जनित रोग है, माने वायरस से होने वाले रोग हैं। वायरस जनित रोग है, बोलबे नहीं करता है। चेचक या पोलियो कैसा हो, किससे होने वाला बीमारी है? वायरस से। वायरस से होने वाली बीमारी है। अब इनको ठीक करना है, तो ठीक करना है तो इन्हीं का वायरस से टीका बनेगा। तो इन्हीं वायरस से टीका का निर्माण हुआ है। इन्हीं वायरस से, है ना, इसके टीके का निर्माण हुआ है। इसके टीका का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है। बच्चा रहिएगा ना तो बड़ी बड़ी सुई पड़ेगा, है ना। 3 साल तक लगातार बहुत सुई पड़ेगा, फिर 5 साल में पड़ेगा, फिर 10 साल में पड़ेगा, है ना। डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे, मैंने देखे पूरा सुई दिया जाता है, तो सब टीका लगता है ना, ताकि वह रोग आपको भविष्य में ना हो। समझे कि नहीं? तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या लाभदायक है वो समझ लीजिए। अनाज हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, फसल के कीटों को नियंत्रण करने के लिए, फसल इस समय कीट न लग जाए, सड़े गले नहीं जाते, तो इन सभी चीजों के नियंत्रण के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वायरसों का उपयोग किया जाता है दवाई के रूप में। समझ में आ गई बात है? जैसे अनाज हो गया, फल हो गया,
सब्जी हो गया, तो इन सभी, या फसल कीट हो गया, फसल के कीटों, है ना, फसल के कीटों से नियंत्रण के लिए, तो से नियंत्रण के लिए, है कि नहीं, नियंत्रण के लिए अगर इन सभी पर कीटों से नियंत्रण अगर पाना है तो इनके लिए इन्हीं वायरस का उपयोग किया गया है, इन्हीं वायरस का उपयोग किया गया है। समझ में आ गया बात है? किया गया है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इस तरह से आपका वायरस यहीं पे समाप्त हो गया। तो ये जो हम लोग हैं, एक मिनट, चौथा सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ लिए कि नहीं? अब हम लोग अंतिम जो है सूक्ष्म जीव, जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत है? हम लोग प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए हम लोग अब देख लेते हैं लास्ट सूक्ष्म जीव, जिसका नाम क्या है, प्रोटोजोआ। क्या नाम है इसका? प्रोटोजोआ। तो आइए प्रोटोजोआ को पढ़ लेते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हिंदी इंग्लिश सेम है कि नहीं? हिंदी इंग्लिश सेम। कैसा जीव है? एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय है। यह एक कोशिकीय जंतु है, एक कोशिकीय जंतु है। कोई दिक्कत? इसमें क्या क्या चीज मौजूद होता है? तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें याद रखिए क्या क्या चीज होता है। प्रोटोप्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक, केंद्रक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किस विधि द्वारा? क्रैब्स साइकिल चला करके। जब आप श्वसन की क्रिया करते हैं तब। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया ईटीसी मौजूद होते हैं। ईटीसी में इत्यादि मौजूद होते हैं। और कुछ चीज होता है जो मौजूद होते हैं। कोई शक? क्लियर हो गया? देखिए इनके शरीर में जो होता है, इन है कोशिकीय, लेकिन ये सब चीज रहता है इनके शरीर में। चूंकि कोशिका के अंदर में तो केंद्रक भी हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो सकता है कि नहीं? तो इनके शरीर में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं, पाई जाने वाली संरचनाएं, इनके शरीर में पाई जाने वाली संरचनाएं झिल्ली या मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन को ही झिल्ली बोलते हैं, पढ़ाए हैं ना? तो झिल्ली या मेम्ब्रेन से घिरी होती है। झिल्ली या मेम्ब्रेन से घिरी होती है, मेम्ब्रेन से घिरी होती है। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड है। समझ में तो आ ही रहा होगा। ये पाए कहां जाते हैं? तो ये मृदु जल में भी पाए जाते हैं, समुद्री जल में भी पाए जाते हैं, है ना? और कहां पाए जाते हैं? तो अत्यधिक गीले मिट्टी में भी पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अत्यधिक गीले मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो ये कहां कहां पाए जाते हैं? तो ये मृदु जल, समुद्री जल तथा अधिक गिल्ली मिट्टी में, अधिक गिल्ली मिट्टी में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? पाए जाते हैं। समझे कि नहीं? कुछ जो प्रोटोजोआ होता है, कुछ प्रोटोजोआ जो होता है अन्य जंतुओं के शरीर में, इसमें अन्य जंतुओं के शरीर के भीतर चले जाते हैं और परजीवी के रूप में मौजूद हो जाते हैं। परजीवी हो जाता है तो खतरनाक हो जाता है। वो अपने तो लाभ लेता है, उसके बदले हानि दे देने लगता है कि नहीं? उसको ऐसे संबंध को बोलते हैं परजीविता का संबंध। तो उसको क्या बोलते हैं? परजीवी बोल सकते हैं। तो इस बात को भी हम बता देते हैं। कैसे बताते हैं? कुछ प्रोटोजोआ, कुछ प्रोटोजोआ, ध्यान समझ रहे हैं ना? जो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं? तो कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं अन्य जंतुओं के शरीर के भीतर
अन्य जंतुओं के शरीर के भीतर प्रवेश कर गए कि नहीं कर गए? तो प्रवेश कर गए किस रूप में? परजीवी के रूप में। किस रूप में? शरीर के भीतर है ना, परजीवी के रूप में मौजूद होते हैं। परजीवी के रूप में मौजूद होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में वैसे वैसे प्रोटोजोआ कौन है? तो एक का नाम सुने होंगे जिसका नाम है एंट अमीबा। क्या नाम है? एंट अमीबा। और है सर? कहां है? आप नाम सुने होंगे मलेरिया का परजीवी। आपके शरीर में चला जाता है, वो भोजन ले रहा है और हम लोगों को उसके बदले मलेरिया नामक रोग दे रहा है, जिसमें आपका बुखारे नहीं छूट रहा है। समझे कि नहीं? तो ये सब क्या है? मलेरिया परजीवी। क्या है? मलेरिया परजीवी। ये अपना भोजन कर रहे हैं आपके शरीर से और आपको बदले में आपको क्या दे रहे हैं? तो बुखार। मलेरिया क्या दे रहे हैं? बुखार। समझे कि नहीं? उसको कहते हैं मलेरिया बुखार। अधिकांश जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी होते हैं। अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। परपोषी होते हैं मतलब इसका क्या है? अधिकांश प्रोटोजोआ परपोषी का मतलब क्या हो गया? कि अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए क्या रहते हैं? दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझे कि नहीं? कुछ प्रोटोजोआ है, याद रखिएगा, कुछ जो प्रोटोजोआ है वह कुछ तो हो गया परजीवी, कुछ हो गया परपोषी, और कुछ जो प्रोटोजोआ है, कुछ क्या माने आप नाम सुन रहे होंगे, एक इगुलिना का नाम हम बता रहे हैं। इगुलिना एक प्रोटोजोआ है ना, जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल पाया जाता है तो यानी कि वह स्वपोषी हो गया। वह क्या हो गया? स्वपोषी हो गया। क्यों स्वपोषी हो गया? क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण करेगा, उसको भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तो कुछ तो यही बतिया को लिख सकते हैं ऐसे कि कुछ प्रोटोजोआ स्वपोषी होते हैं। इसी चीज को और हम बना करके लिख दिए कि कुछ प्रोटोजोआ जैसे इगुलिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। आ गया समझ में? कुछ प्रोटोजोआ एग्जाम्पल के तौर पर कौन? इगुलिना। ये नाम याद रखिएगा, इगुलिना। क्या नाम है इसका? इगुलिना। में हरे पौधे की तरह, में हरे पौधे की तरह क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अब क्लोरोफिल पाए जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्थात इगुलिना क्या होता है? स्वपोषी होता है। क्या होता है? स्वपोषी होता है। आया समझ में? अब क्या होता है? वो स्वपोषी होता है। समझ में आ गया बात? अब देख लीजिए, इगुलिना जो है, इगुलिना के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इगुलिना पर थोड़ा सा चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है ना? इसमें मुख्य रूप से चर्चा आपको इतना ही का करना है, इगुलिना का, एमीबा का, पैरामीशियम का, है ना? किसका किसका? इगुलिना का, अमीबा का और पैरामीशियम का। तो इगुलिना के बारे में देख लीजिए। तो इगुलिना क्या हो गया? स्वपोषी हो गया। ये इगुलिना कैसा माने कैसा जंतु है? तो भैया ये प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ है तो एक कोशिकीय होगा। क्या होगा? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय है ये इगुलिना। क्या है? एक कोशिकीय है। क्या है? एक कोशिकीय है। परंतु इसकी जो कोशिका होती है परंतु क्या लिखेंगे? इसकी कोशिका, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। परंतु इसकी कोशिका, कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। आ गया समझ में? किसका? इगुलिना का। किसका? इगुलिना का। है कि नहीं? अब देख लीजिए, अभी हम आपको बताए हैं कि कुछ कोशिका जैसे इगुलिना जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण करेगा तो पेड़ पौधा हो गया। और उधर हम लोग लिखे हैं कि ये ऐसा है कि आपके शरीर में भी घुस जाता है और आपको बीमारी पैदा करता है। तो अब भैया एक दिन कह रहे हैं कि स्वपोषी है, एक दिन कह रहे हैं कि परपोषी है। तो न ही पूर्णतः परपोषीय है और न पूर्णतः ही क्या है? स्वपोषी है कि नहीं? इगुलिना जो है यह माने यह क्या कह सकते हैं? जंतु और पादप के बीच की एक कड़ी है।
यह जंतु और पादप के बीच की एक कड़ी है। समझ में आ गया बात? लिखेंगे कि इसी गुण के कारण, ये याद रखने वाला बात है, समझे कि नहीं? इसी गुण के कारण, कौन? यूग्लिना। कौन? यूग्लिना। इसी गुण के कारण यूग्लिना पौधे और जंतुओं के बीच की एक कड़ी। यूग्लिना पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी, अर्थात बीच की कड़ी अर्थात योजक कड़ी मानी जाती है। योजक कड़ी मानी जाती है। क्लियर हो गया? तो आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हरे पौधे और जंतु के बीच की एक कड़ी है, तो इसका नाम क्या है? यूग्लिना। क्यों इसको कड़ी माना? ये परपोषी भी है, स्वपोषी भी है। परपोषी बोले तो जंतु की तरह भी है और स्वपोषी बोले तो पौधे की भी तरह है। तो अर्थात ये दोनों के बीच की एक कड़ी है। समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? प्रोटोजोआ जो होता है अपनी संख्या में बढ़ोतरी कैसे करता है? तो अलैंगिक प्रजनन करता है। प्रोटोजोआ कैसा प्रजनन करता है? अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। कैसा प्रजनन? अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में, है ना, अपनी संख्या में क्या करता है? बढ़ोतरी करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है। अलैंगिक बोले तो क्या करता है? तो ये दो भाग में टूट जाता है, एक भाग इधर एक भाग इधर, ये भी जीव प्रोटोजोआ। समझे कि नहीं? तो उसको बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन का मतलब क्या चीज? द्विभाजन करके। कैसे? द्विभाजन या बहुत भाग में टूट करके, बहुभाजन द्वारा। जैसे मान लिया जाए कि प्रोटोजोआ है, सपोज दैट, अब यहां से तोड़ दिए, यहां से तोड़ दिए, ढेर में तोड़ दिए, ये भी एगो जीव, ये भी एगो जीव, ये भी जीव, प्रोटोजोआ बन गया। सब अपना अपना विस्तार करने लगा, सब अलग नाक मुंह बना करके बढ़ने लगा, क्योंकि उसमें एक कोशिकीय है तो अंग तो बनना ही नहीं है, अंग बनना ही नहीं है उसमें, है कि नहीं? तो इस प्रकार से अपनी संख्या में क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस तरह से इसकी आकृति होती है कि नहीं? इस तरह से इसकी आकृति, मैंने क्या लिखेगा यहाँ पे? केंद्रक हो जाता है। क्या लिखेगा यहाँ पे? केंद्रक हो जाता है। किसका? प्रोटोजोआ का। क्या हो जाता है? केंद्रक हो जाता है। यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पाया जाता है, एक रेशे की तरह, है ना, निकलता है, जिसको हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। अरे फ्लैजेला, बड़ा रुआ की तरह जो दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेला या फ्लैजेलम कहते हैं इसको। तो इस तरह की आकृति इसकी होती है। किसका? यूग्लिना का। समझ में आई बात है? अब हम लोग देख लेते हैं अमीबा के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? अमीबा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अमीबा के बारे में। अमीबा देखते चलिए, अमीबा क्या है? अमीबा जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। किसी भी तरह का अमीबा होता है। जैसे देखिए, अगर आप ऐसे बना दिए तो ये अमीबा है। क्या है? अमीबा है। ऐसे बना दिए तो ये भी अमीबा है, या ऐसे बना दिए तो ये भी अमीबा है। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। क्लियर हो गया? इसकी एक निश्चित आकृति नहीं होती है, किसी भी आकृति का हो सकता है अमीबा। लेकिन पैरामीशियम जब पढ़ाएंगे तो उसकी आकृति निश्चित होती है, चप्पल की तरह। कैसी होती है? चप्पल की तरह निश्चित होती है। लेकिन अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। ये कैसा जीव है? ये भैया कैसा जीव है? तो प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव। याद रखिएगा, कैसा जीव है? प्राणी समपोषी जीव है। प्राणी समपोषी जीव। कैसा जीव है? प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? तो वैसे जीव को प्राणी समपोषी जीव कहते हैं जो अपना भोजन कैसे करता हो? जो अपना भोजन प्राणी की तरह करता हो। कैसे करता हो? प्राणी की तरह। हम लोग जैसे भोजन करते हैं उस तरह से जो भोजन करे उसको कहते हैं प्राणी समपोषी जीव। ये कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। समझ में आ रही है बात? और क्या है अमीबा के बारे में? क्या इसकी आकार निश्चित होता है? नहीं, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है।
नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है, ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत उससे नहीं है। इसका भोजन क्या है? तो देखिए इसका भोजन क्या हो सकता है? तो छोटी छोटी, ये अपना ही दुनिया के छोटा है ना, तो छोटी छोटी क्या हो सकती है? तो छोटी छोटी शैवाल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? शैवाल, या एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, छोटा छोटा एक शैवाल हो सकता है, छोटा छोटा एक कोशिकीय जीव हो सकता है, या छोटा छोटा मृत कार्बनिक पदार्थ हो सकता है, छोटा छोटा मृत कार्बनिक पदार्थ, मृत कार्बनिक पदार्थ। कोई दिक्कत? बोलिए। क्या इसको भोजन के लिए कोई निश्चित अंग होता है? नहीं, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इसलिए जैसे आपका भोजन करने के लिए निश्चित अंग है ना कि मुख से ही भोजन कीजिएगा, नाक और कान से भोजन कर सकते हैं क्या? यहां से भोजन डाल सकते हैं क्या? तो हम लोगों का निश्चित भाग है, लेकिन उसका निश्चित भाग नहीं है। जैसे आप रुआ ले लीजिए, क्या ले लीजिए? रुआ, रुआ को पानी में डालिए तो एक दने से घुसेगा कि सगों से घुस जाएगा? तो उसका कोई निश्चित अंग नहीं है, मुंह नहीं है कि एक दने से घुसेगा, जने मन तने से घुस जाएगा। तो वही समझ लीजिए क्या है उसको। आप मान लीजिए अमीबा, अब कहीं भोजन रखा हुआ है, पानी को मान लीजिए भोजन डालिए, कैसे पनिया को खींच लिया? खींच लिया ना, तो एक दने से खींचा कि सगों से खींच लिया, तो कहीं से भी खा सकता है, समझे कि नहीं है? तब भोजन के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है। भोजन के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, निश्चित अंग नहीं होता है। क्लियर हो गया? निश्चित अंग नहीं होता है, जल्दी कीजिएगा। निश्चित अंग नहीं होता है, यह शरीर के किसी भाग से, यह शरीर के किसी भाग से भोजन कर सकता है ना। निश्चित अंग नहीं होता है, बल्कि शरीर के किसी भी भाग से भोजन कर लेता है, बल्कि शरीर के किसी भाग से भोजन कर लेता है। क्लियर हो गया? शरीर के किसी भाग से भोजन कर लेता है। इनका भोजन कैसे होता है? कुटपाद माध्यम से। कुटपाद कैसे? कुटपाद माध्यम से, है ना, कुटपाद की मदद से भोजन होता है, कुटपाद की मदद से। अब कुटपाद क्या है तो समझिए बात को, देखिए ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि अमीबा है, क्या है? अमीबा, ठीक है ना। यहां पे मान के चलिए कि इसको भोजन दिखाई दिया इससे, तो यह अपने इधर वाले ढांचा को जस के तस रखेगा, और इधर वाला जो ढांचा है ना, इसको बढ़ाना भोजन के बाद शुरू कर देगा। देखिए ध्यान से, हो गया ना, बढ़ा दिया ना यहाँ पे। फिर कुछ देरी के बाद देखिएगा कि यह भोजनमा को निगल जाएगा, यह भोजन को क्या कर लेगा? निगल जाएगा। देखिए तो अंदर आ गया भोजन, आ गया भोजन अंदर। पहले इस स्थिति में था, यहाँ पे भोजन था, धीरे से वो आगे बढ़ा तो यहाँ पहुंच गया, अब देखिए भोजन अंदर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि भोजन को देख करके इसका एक साइड वाला भाग अस्थिर रहता है और अगला भाग क्या होने लगता है? वो भोजन की तरह चारों ओर से उसको घेरने लगता है, और एक बार में उसको क्या कर लेता है? अंदर समा लेता है। तो इसी भाग को कहते हैं कुटपाद, इसी चीज को क्या कहते हैं? कुटपाद। इनका भोजन किसकी मदद से होता है? कुटपाद की मदद से। किसकी मदद से होता है? कुटपाद की मदद से। ये पाचन कैसे करते हैं? पाचन, तो देखिए पाचन इनका जो होता है, रसधानी समझते हैं ना, वैक्यूल्स, रसधानी में एंजाइम पाया जाता है, उसी की मदद से। रसधानी में एंजाइम की मदद से, एंजाइम की मदद से, आया समझ में? एंजाइम की मदद से बहिष्करण, ये भोजन, अनपचा भोजन को बाहर कैसे निकालते हैं? अनपचा भोजन को बाहर कैसे निकालते हैं आपसे पूछ देगा, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो देखिए इनके शरीर में जब खाने के लिए जने मन तने से खा सकता है, समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? तो यह बहिष्करण भी जने मन तने से निकाल सकता है। आया समझ में? जिधर मन उधर से क्या कर सकता है? निकाल सकता है। तो शरीर के किसी भी भाग से अनपचा भोजन बाहर कर सकता है, शरीर के किसी भी भाग से अनपचा भोजन
अनपचा भोजन बाहर कर सकता है, कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये अमीबा था जो आप लोगों ने पढ़ लिया, समझे कि नहीं? अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? पैरामीशियम। अब किसके बारे में पढ़ लेते हैं? पैरामीशियम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो होता है उसकी आकृति चप्पल की तरह होती है। कैसी होती है? चप्पल की तरह होती है। देखिए ध्यान से। और चारों ओर से सिलिया होता है। क्या होता है? सिलिया। सिलिया फ्लैजिला तो पढ़े ही होंगे। कोशिका वाला भाग सिलिया इस तरह से होता है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया बात? तो ये इसकी आकृति ना रखता है। चप्पलवा में आगे वाला नुकीला भाग, बीचवा में चौड़ा, फिर आगे से इधर से नुकीला रहता है कि नहीं रहता है? और वही अपनी फितवा लगावल रहता है, वही फितवा लगावल रहता है कि नहीं? तो इसकी आकृति कैसी होती है? चप्पल की तरह होती है। कैसी होती है? चप्पल की तरह। ये कैसा जीव है भैया? तो प्राणी संपोषी है। कैसा है? प्राणी संपोषी है। प्राणी संपोषी मैंने प्राणी की तरह ही भोजन करता है। इसका आकार कैसा होता है? तो निश्चित, चप्पल की तरह। इसको अनिश्चित मत लिखिएगा। इसका आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। कैसा? चप्पल की तरह, चप्पल की तरह। इतना बड़ा नहीं होता, सब एक कोशिकीय है, बहुत छोटा छोटा जीव है। कैसा जीव है? छोटा छोटा। भोजन करने के लिए इसमें निश्चित अंग होता है। क्या होता है? निश्चित भाग होता है। भोजन करने के लिए निश्चित भाग, निश्चित भाग होता है। क्या होता है निश्चित भाग में? इसको बोलते हैं कोशिका मुख, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। कोशिका मुख कहते हैं। अब कोशिका मुख देख लीजिए कहां है? यहां पर एक मुख होता है, इसी को बोलते हैं क्या चीज? कोशिका मुख। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका मुख। समझ में आ गया बात? इसका जो प्रजनन अंगक जो है, अरे प्रजनन, प्रचलन अंगक माने एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तब प्रचलन अंगक। तो प्रचलन अंगक जो है, अंगक जो है वह क्या है? सिलिया। क्या है? सिलिया। सिलिया की मदद से आगे बढ़ता है। समझ में आ गया बात? यह किसकी मदद से आगे बढ़ता है? सिलिया की मदद से। बहिष्करण करने के लिए भी निश्चित अंग होता है। देखिए ध्यान से। बहिष्करण माने अनपचा भोजन को बाहर निकालना। बहिष्करण करने के लिए क्या होता है? निश्चित अंग। क्या होता है? निश्चित अंग। तो बहिष्करण के लिए जो निश्चित अंग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो साइटोपाइग। क्या कहते हैं? साइटोपाइग। क्या कहते हैं? साइटोपाइग। साइटोपाइग। और साइटोपाइग होता कहां पे है? तो ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, साइटोपाइग होता है जहां से ये बहिष्करण करके शरीर से क्या निकाल देते हैं, है ना? यहां पे कह रहे हैं जी, यहां पे जी तरीके, यहां पे साइटोपाइग होता है जिसकी वजह से बहिष्करण करते हो। यहां जो होता है ना, ये तो रसधानी होता है। क्या होता है? रसधान्य। यहां पे क्या होता है? रसधान्य। अब बीच में क्या होता है? इसमें केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक। समझ में आ गई बात? बीच में क्या होता है? केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक। बीच में क्या होता है? केंद्रक। समझे कि नहीं? ये लोग प्रजनन कैसे करते हैं? तो प्रजनन है भैया द्विविभाजन। कैसे? द्विविभाजन क्रिया द्वारा। कैसे? द्विविभाजन क्रिया द्वारा। द्विविभाजन क्रिया द्वारा। दो भाग में टूट जाएगा, इसका प्रजनन हो जाएगा। समझे कि नहीं? या समागम द्वारा, अथवा समागम द्वारा। आ गया समझ में? तो इस तरह से आपने क्या देख लिया? किसके बारे में देख लिया? पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में देख लिया? पैरामीशियम के बारे में। क्लियर हो गया? अब हम लोग देख लेंगे लाभदायक प्रोटोजोआ। क्या देख लेंगे? लाभदायक प्रोटोजोआ। लाभदायक प्रोटोजोआ के बारे में सीख लेंगे। कैसे सीखेंगे? ये करते क्या है भैया? तो सबसे बड़ा लाभ इनसे क्या है कि ये अपघटक का कार्य करते हैं। यदि कोई मर उड़ गया, उसको खा पी करके क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो ये अपघटक का कार्य करते हैं।
ये अपघटक का कार्य करते हैं, पहला लाभ। दूसरा लाभ इससे क्या है? तो दूसरा लाभ है प्रोटोजोआ होता है ना, कई समुद्री जीव का भोजन है। प्रोटोजोआ कई समुद्री जीव का भोजन है, समुद्री जीव का भोजन है। इसको खा करके लोग जिंदा रहता है, समुद्र का जीव, समझे कि नहीं? तो लाभ हो गया। दीमक और प्रोटो, देखिए दीमक क्या है, दीमक और प्रोटोजोआ को ध्यान से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दीमक जो लकड़ी खाता है, दीमक क्या खाता है? लकड़ी, लकड़ी खाता है। लकड़ी में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। अब सेलुलोज को पचाने का एंजाइम कौन देता है? प्रोटोजोआ। कौन देता है? प्रोटोजोआ। ध्यान समझिए, उस दीमक को सेलुलोज खा तो जाता है, लेकिन सेलुलोज पचाने की शक्ति नहीं है। समझ में आ गई बात ना? तो प्रोटोजोआ क्या करता है? दीमक से भोजन ले लेता है, दीमक से क्या करता है? भोजन लेता है, और उसके बदले में क्या दे देता है? एंजाइम। क्या दे देता है? एंजाइम। क्यों एंजाइम दे देता है? ताकि जो है दीमक अपना लकड़ी जो खाया है उसको पचा ले, उसको क्या कर जाए? पचा ले। आ गया समझ में? कितना बच्चा को आ गया समझ में? दीमक और प्रोटोजोआ का समझ में आ गया? दीमक क्या करता है? लकड़ी खाता है, जो लकड़िया में चोई चोई बचते रहता है, खाता है। लकड़ी में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। क्या सेलुलोज को दीमक पचा सकता है? नहीं। वह कौन पचाता है उसको? तो प्रोटोजोआ एंजाइम देता है। उधर क्या देख रहा है जी? प्रोटोजोआ जो है एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है? एंजाइम। उसी एंजाइम को क्या करता है? पचाता है। उसी एंजाइम से क्या करता है? पचाता है। अब प्रोटोजोआ को क्या फायदा है? तो दीमक जो भोजन करता है ना, वही भोजन को प्रोटोजोआ भी खा लेता है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया लाभदायक प्रोटोजोआ। अब देख लेंगे हानिकारक प्रोटोजोआ। क्या देख लेंगे? हानिकारक प्रोटोजोआ। हानिकारक प्रोटोजोआ। तो हानिकारक प्रोटोजोआ समझ लीजिए। देखिए कई प्रकार के रोग होते हैं इससे, कई प्रकार के और रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। पहला रोग का नाम जान लीजिए, है ना? अमीबी पेचिस। पेचिस आपको लोगों हो जाता है। तो यह पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका से। एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये प्रोटोजोआ का नाम है, हिस्टोलिका। इससे कौन सा रोग होता है? अमीबी पेचिस। क्या होता है? अमीबी पेचिस। दूसरा प्रोटोजोआ का नाम जान लीजिए। दूसरा प्रोटोजोआ का नाम है जियार्डिया। क्या नाम है? जियार्डिया। इससे जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है जियार्डियक्ता। क्या नाम है? जियार्डियक्ता। जियार्डियक्ता इसका नाम है। तीसरा समझ लीजिए, है ना? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का नाम है। प्लाज्मोडियम। इससे जो बीमारी होती है उसका नाम है मलेरिया। उसका क्या नाम है? मलेरिया। एक और प्रोटोजोआ है, उसका नाम है ट्रिपनेसोमा। क्या नाम है? ट्रिपनेसोमा। इसका नाम है ट्रिपनेसोमा। इससे जो रोग होता है वह होता है निद्रा रोग। क्या? कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग। कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग। और पांचवा जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है लिस्मैनिया। क्या नाम है? लिस्मैनिया। याद रखिएगा, इसका नाम है लिस्मैनिया। और लिस्मैनिया से कौन सा रोग होता है? तो एक भयंकर रोग होता है जिसका नाम है कालाजार। क्या नाम है इसका? कालाजार। आ गया समझ में? तो ये सब प्रोटोजोआ है और उससे होने वाली बीमारी है। तो जिस प्रोटोजोआ से बीमारी होगी तो वह लाभदायक होगा कि हानिकारक होगा? तो हानिकारक हो गया। समझ में आ गया बात? पांचों के पांचों सूक्ष्म जीव खत्म। समझे कि नहीं? क्या चैप्टर समाप्त हो गया? नहीं, एक पार्ट और बनाएंगे, आधा घंटा का है ना? तब ये जाकर के हो जाएगा। चलिए आज इतना ही, बाकी कल हम लोग मिलेंगे, कल, है ना, अगले पार्ट में निश्चित तौर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।